हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कितने कितने अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं। आज इस क्लास में हम लोग करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, यानी कि वेक्टर्स को अलग तरीके से ऐड क्यों किया जाता है या ऐड करने का कोई अलग तरीका क्यों है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि मान लेते हैं मेरे पास कोई स्केलर है, जैसे कि मास हो गया। तो मास अगर मेरे पास है, मान लो एक कंटेनर के अंदर अगर 2 किलो शक्कर है, 2 किलो शक्कर है मतलब मास ऑफ शुगर इज 2 kg। तो मास ऑफ शुगर इज 2 kg, इसके अंदर मैं अगर 3 किलो शक्कर और ऐड कर दूं, 3 किलो शक्कर और ऐड कर दूं, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 5 kg। नॉर्मली 2 किलो में मैंने 3 किलो ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 5 kg। अब इस पूरे 5 kg के अंदर से अगर मैं 1 kg निकाल दूं, 1 kg शक्कर अगर मैं निकाल दूं, तो कितना kg बचेगा? 4 kg। तो स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा यूज कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए नॉर्मल अलजेब्रा नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि उनके पास डायरेक्शंस होता है। तो उनके पास डायरेक्शंस होता है, इस वजह से उनको अलग तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास होता है दो लॉज होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। पहले तो ये समझ लेते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वेक्टर एडिशन की अलग लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है। स्केलर से तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्केलर्स होते हैं, उनके लिए नॉर्मल अलजेब्रा चलेगा, ऐड करना है तो ऐड कर लो, निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन वेक्टर्स में क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स। तो मेरी नेट फोर्स कितनी होगी? नेट फोर्स होगी मेरी 0 न्यूटन की। कितने की होगी? 0 न्यूटन की। ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास सेम ब्लॉक है, 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और एक 10 न्यूटन की फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है। तो मेरी नेट फोर्स कितनी होगी? मेरी नेट फोर्स होगी 20 न्यूटन की, बराबर है। तो अब पहले देखोगे तो पहले हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्शन कर दिया। 10 - 10 कितना आ गया? 0। इस केस में हमने देखा तो 10 + 10 कितना आ गया? 20, यानी कि मैंने क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इनके डायरेक्शंस। इनके पीछे रीजन है इनके डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में थे तो मैंने ऐड कर लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो मैंने क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या देखना पड़ रहा है? डायरेक्शन देखना पड़ रहा है। इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए अलग से लॉ यूज करना पड़ता है। तो ये तो इन जनरल केस है, सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन वेक्टर्स की ये दो ही डायरेक्शन होंगे ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की यहां पर, और एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन अगर देखेंगे तो डायरेक्शन सेम नहीं है, ना ही सेम डायरेक्शन में है ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर लेता, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या कर लेता? सब्ट्रैक्ट। लेकिन अब क्या हो रहा है? इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। मान लो 60 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी बन रहा होगा एंगल, 90 डिग्री। तो ऐसा अगर केस है तो ऐसे केस के लिए मैं किस तरीके से इनको ऐड अप कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब बात करते हैं एडिशन के लिए हमारे पास दो लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ मैंने सामने लिखे हुए हैं, इस वजह से क्योंकि इनके जो रिजल्ट आते हैं वो सेम आते हैं, बट तरीका दोनों का अलग अलग है। इस वजह से क्योंकि इस ट्रायंगल लॉ में एंगल ढूंढने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसमें एंगल ढूंढना दो वेक्टर्स के बीच में थोड़ा सा आसान होता है। इस वजह से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ थोड़े से अलग हो जाते हैं, बाकी इनके जो फाइनल रिजल्ट आते हैं वो सेम ही आते हैं। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है F और एक फोर्स लग रही है F।
इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट पहले मुझे मिला था 20 न्यूटन या 0 न्यूटन, तो जिनका रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ की मदद से। तो ध्यान से देख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इस वेक्टर को मैं शिफ्ट करता हूं, इस वेक्टर को मैं शिफ्ट करता हूं इस यहां पर शिफ्ट कर दिया मैंने। ये मेरा F1 वेक्टर ले लो और ये मेरा F2 वेक्टर ले लो। तो वेक्टर को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया ना ही उसका डायरेक्शन चेंज किया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो वो वेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मान के चलो ये दो वेक्टर्स जो है ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा या फिर जो फाइनल नेट वेक्टर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय द थर्ड साइड। वो रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रायंगल की थर्ड साइड से इन ऑपोजिट ऑर्डर, बोलते हैं इन दी ऑपोजिट ऑर्डर। अब ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझ लो। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, और मैं ऐसे जा रहा हूं तो डायरेक्शन कुछ ऐसे हो रहा है, डायरेक्शन कुछ ऐसे हो रहा है। मैं बना रहा हूं ट्रायंगल तो ऐसे गया ऐसे गया, तो सेम ऑर्डर अगर मैं मुझे बनाना होता तो मैं ऐसे जाता इस डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर मैं चला गया तो ये हो गया सेम ऑर्डर, लेकिन मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट कैसे होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब हो गया मैं ऐसे गया और ये वाला थर्ड साइड ऐसे जाएगा, तो ऑपोजिट ऑर्डर आ गया। या फिर अगर इसको एकदम सिंपल तरीके से समझना है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो मैंने ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये ट्रायंगल की दो साइड्स हैं जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो थर्ड साइड होगी वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, बाय द रिजल्टेंट। बाय द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगी, बाय द थर्ड साइड। ये थर्ड साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर को। नाउ ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे ज्वाइंट है, ध्यान से देखो, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइंट है, इसका हेड इसके टेल से ज्वाइंट है। अगर ये जो थर्ड वेक्टर है इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कर दूं, रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये हो जाएगा सेम ऑर्डर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऑपोजिट ऑर्डर चाहिए। तो अगर ऑपोजिट ऑर्डर चाहिए तो इसका हेड इसके हेड से क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। इसका हेड इसके हेड से क्या हो जाएगा, ज्वाइन आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट ऑर्डर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, और ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल होगा मेरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी थीटा। अब इसको यूज करके ये एंगल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वही यूज करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोलते हैं, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, दोनों को कैसे ज्वाइन किया, टेल टू टेल। कैसे ज्वाइन किया, टेल टू टेल ज्वाइन किया। तो जो एंगल होगा इनके बीच का, ये वाला एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जो रिजल्टेंट होगा मेरा, जैसे यहां पर मिल रहा है, वो जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, दिस विल बी माय रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये होगा मेरा रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर भी मेरा रिजल्टेंट क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये दोनों डायग्राम सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये वाला एंगल थीटा यहां पर है और ये वाला एंगल थीटा यहां पर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहां पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा यहां पर। तो इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मुझे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो उस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं कि हम इन दोनों से हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अब रिजल्ट क्या है, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि नेट वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और एक होगा डायरेक्शन। तो अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहां पर मेरा आर वेक्टर मॉड लिख लो या फिर सिर्फ आर लिख लो तभी भी चलेगा। क्या है मेरा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए स्क्वायर क्या है मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है मेरा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाता है। सेम रिजल्ट मुझे पैरेललोग्राम लॉ से भी मिलता है, तो उसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको यूज करके हम लोग डायरेक्शन कैसे ढूंढेंगे, इसको यूज करके डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देख लो। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। जहां पर मेरा ए और बी क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, थीटा क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा। तो अल्फा जो है अल्फा मुझे क्या देगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, क्या देगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो इन दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या ढूंढ के निकाल सकते हैं, एक से मैग्नीट्यूड ढूंढ के निकाल सकते हैं और दूसरे से डायरेक्शन। अब ये अल्फा है कहां पर, अल्फा जो है वो यहां पर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ में उस एंगल का नाम क्या है अल्फा। जो रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है ए वेक्टर के साथ में उसका नाम क्या है अल्फा, और ये अल्फा मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का क्या बताएगा डायरेक्शन। तो बोलोगे सर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अल्फा कैसे बताएगा, ध्यान से समझ लेते हैं इस चीज को। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मुझे अल्फा कैसे बताएगा, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखो मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरा आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। अब ए वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ईस्ट में। कहां पर है ये ईस्ट में, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, कहां पर है ईस्ट में। अब मैं बोलता हूं जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ में वो एंगल है मेरा अल्फा, ये एंगल है मेरा अल्फा। अब ये अल्फा एंगल रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे देता है, मान के चलो मेरा जो अल्फा है वो 0 डिग्री है, कितना है 0 डिग्री। अगर मेरा अल्फा 0 डिग्री हो गया तो आर का और ए का डायरेक्शन क्या हो गया सेम, मतलब अगर ए वेक्टर मेरा ईस्ट में है तो आर वेक्टर भी किधर आएगा ईस्ट में आ जाएगा। अगर मान के चलो मेरा अल्फा 90 है, तो वो कुछ कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, यानी कि इस तरीके से। ये हो जाएगा मेरा आर वेक्टर जो कि ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है 90। तो अगर ये ईस्ट में है तो यहाँ पर क्या आ सकता है नॉर्थ आ सकता है, यानी कि मुझे आर वेक्टर जो है किस तरफ जा रहा है नॉर्थ में, कैसे पता चला, क्योंकि एंगल मेरा कितना है 90 डिग्री। अगर आर वेक्टर जो है ए वेक्टर के साथ में एंगल बना रहा है 180 एंगल अगर बना रहा है आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ में, तो ये ईस्ट में है तो ये किस तरफ होगा, ऑब्वियसली वेस्ट में होगा। तो इस तरीके से अगर मैं अल्फा ढूंढ के निकाल सकता हूं तो मैं आर वेक्टर का क्या बता सकता हूं, डायरेक्शन बता सकता हूं। तो tan अल्फा अगर मुझे मिलता है तो मुझे अल्फा मिल जाएगा, अल्फा से मुझे क्या मिल जाएगा डायरेक्शन, और r इज इक्वल टू यानी कि मैग्नीट्यूड अगर ढूंढना है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से मैं क्या ढूंढ के निकाल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ढूंढ के निकाल सकता हूं। तो वही चीज हम लोग अब देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढ सकते हैं और डायरेक्शन कैसे ढूंढ सकते हैं उन फॉर्मूलाज की मदद से। तो मान के चलो जो केसेस हमने पहले लिए थे, मेरे पास में जो पहले केसेस थे उन केसेस में सबसे पहले मेरे पास था ये मेरा 10 न्यूटन, ये मेरा 10 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन क्या था ऑपोजिट में। एफ नेट कितना आ रहा था मुझे 0 आ रहा था, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। तो ये चीज मैं ट्रायंगल लॉ की मदद से ढूंढ करके निकालता हूं। तो ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री। ये मान लेते हैं मेरा ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं मेरा बी वेक्टर है और ये मेरा आर वेक्टर है, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। ना ए वेक्टर मेरा ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना ले सकते हैं 10 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos थीटा। नाउ 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 200 cos थीटा। ठीक है। नाउ 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया मेरा 200 प्लस 200 इंटू cos थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, जो कि कितना दिया हुआ है 180 डिग्री। तो यहाँ पर cos 180 डाल लेते हैं ना। मुझे क्या मिलेगा, cos 180 की वैल्यू कितनी है, तो होती है -1, तो प्लस 200 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 200 इंटू -200, 200 इंटू माइनस कितना आ जाएगा 0। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने डायरेक्टली बोला था कि 0 होगा। मैंने वो ट्राइंगल वाले फॉर्मूले में पुट करके देखा, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है 0। ये इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूं टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आ रहा है दो वेक्टर्स के एडिशन से, उसका मैं मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढ सकता हूं, बाय द फार्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड तो ढूंढ लिया, अब दूसरे वाले केस से हम लोग डायरेक्शन ढूंढ के निकालते हैं। अब डायरेक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था tan अल्फा वाला। तो मान के चलो मेरे पास ये ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में लग रही है 10 न्यूटन, दोनों का एडिशन करके कितना आएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का भी ऑब्वियसली डायरेक्शन यही रहेगा। तो मान लेते हैं ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो 20 न्यूटन या मेरा रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वही चीज हम लोग इस फॉर्मूला से ढूंढ के निकालेंगे, tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अब tan अल्फा तो ऐसे रहने देते हैं, b की वैल्यू क्या है 10, sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, डिवाइडेड बाय ये है मेरा 10 प्लस 10 cos 0, मुझे मिलेगा sin 0 होता है 0, तो 10 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 10 इंटू cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 20, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 20 इज 0। तो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0 दैट इज 0 डिग्री। तो पहले भी मैंने बोल दिया था 20 न्यूटन जो है ए वेक्टर के साथ में एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री। फॉर्मूला से भी मैंने देखा तो मुझे एंगल कितना मिल रहा है 0 डिग्री। तो इस फॉर्मूला की मदद से मैं जो रिजल्टेंट होता है उसका डायरेक्शन ढूंढ के निकाल सकता हूं। होप सबको समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।